यस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है एमआरएनए का बनना। एमआरएनए का बनना किससे? अपने पेरेंट डीएनए से बनना, ठीक है। तो एमआरएनए इज सिंथेसाइज ओवर डीएनए, यही डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन का, और यही डेफिनेशन तुम बोर्ड्स में लिख के आओगी। यही डेफिनेशन तुमको लिखना पड़ेगा अपने नीट के एग्जाम में। ये एक हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस है, हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस है। अब जैसे कि डीएनए में क्या था, जो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड था वो खुद ही सर्व कर रहा था एज व्हाट, वो खुद ही सर्व कर रहा है न्यूक्लियोटाइड एज अ सबस्ट्रेट एंड एज अ एनर्जी सबस्ट्रेट, ठीक है। इधर हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी लगता है। डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी अपने आप ही वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड से बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक चीज़ तुमको समझना ज़रूरी ये है कि इधर एंजाइम जो लगता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का क्या है, डी नोवो एक्टिविटी होता है। आरएनए सिंथेसिस के लिए प्राइमर का जरूरत नहीं होता। मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल सा ये है कि अगर मुझे डीएनए से एक और डीएनए बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या लाना पड़ेगा, प्राइमर लाना पड़ेगा। प्रोकैरियोट के केस में प्राइमर कौन लाता है, आरएनए पॉलीमरेज लाता है, और बाकी सारा काम डीएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है। यूकैरियोट के केस में आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर नहीं लाता है, सारा काम डीएनए पॉलीमरेज करता है। यूकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज 5 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। प्रोकैरियोट के केस में डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 को कोरेनबर्ग एंजाइम बोलते हैं। सबसे हाईली एक्टिव एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 कब काम करता है, जब 1 और 3 काम ना करे, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है। खैर एनीवेज, लेकिन जब हम लोग डीएनए बनाते हैं तब हम लोग को प्राइमर का जरूरत पड़ता है। ये प्राइमर जो होता है, ये प्राइमर आरएनए प्राइमर होता है। कौन सा प्राइमर होता है, ये आरएनए प्राइमर होता है। आरएनए प्राइमर मतलब इसके पास क्या होगा, यूरासिल होगा ना, थाइमिन थोड़ी होगा आरएनए प्राइमर के। आरएनए प्राइमर मतलब, प्राइमर मतलब क्या होगा, प्राइमर मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर बोलते हैं। तो उसमें जो शुगर नाइट्रोजनस बेस होगा, तो उस नाइट्रोजनस बेस कौन सा होगा, वो यूरासिल होगा, उसका मतलब वो है, या वो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोस नहीं होगा बल्कि राइबोस शुगर होगा। प्राइमर मतलब यही होता है। लेकिन जब मैं डीएनए से मुझे एमआरएनए बनाना है तब मुझे कोई भी प्राइमर नहीं चाहिए, मुझे कोई भी प्राइमर नहीं चाहिए। प्राइमर इट इज़ जस्ट लाइक कि जब राम जी जब लंका जा रहे थे तो उनको क्या था, समुद्र में ईंट फेंकना पड़ रहा था। सबसे पहला पत्थर जो फेंके थे दैट इज प्राइमर, ठीक है। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्राइमर नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक हेटेरोकैटालिटिक प्रोसेस है। आरएनए पॉलीमरेज का डी नोवो एक्टिविटी होता है। मैं समझाऊंगा क्या डी नोवो मतलब होता है कि डुअल एक्टिविटी को डी नोवो एक्टिविटी बोलते हैं। वैसे आरएनए सिंथेसिस में कोई प्राइमर नहीं लगता, ठीक है। तो जब हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो एंजाइम्स जो है आरएनए पॉलीमरेज, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एक टाइप का होता है। मैंने बताया था कुछ देर पहले, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ प्राइमर बनाता है इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैं प्रोकैरियोट के बारे में बात कर रहा हूँ, और बाकी सारा काम डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कर रहा होता है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा होता है, ठीक है। 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, आरएनए बनाना है। जब मुझे आरएनए बनाना है तब मैं कौन सा एंजाइम पकड़ूंगा, आरएनए पॉलीमरेज पकड़ूंगा। जब मुझे डीएनए रेप्लिकेट करना था तब मैं डीएनए पॉलीमरेज पकड़ रहा था, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द आरएनए प्राइमर जहाँ पे मुझे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, बस। बाकी हर जगह डीएनए पॉलीमरेज था। अब मुझे आरएनए बनाना तो मुझे क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। पॉलीमरेज मतलब जो पॉलीमर बना दे, ठीक है। प्रोकैरियोट के केस में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के नॉलेज से तुम्हें पता होता है कोई भी एंजाइम जो होता है उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम, होलो मतलब एक अकेला एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब अकेला एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एक अकेला एंजाइम है तो उसको होलो एंजाइम बोलेंगे। 2 फैक्टर होता है इसमें, एक सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है और एक कोर एंजाइम होता है। मतलब क्या है, देखो व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम तो प्रोटीन है, मैंने समझाया था ऑल ई आर पी ऐसे करके मैंने निमोनिक याद करवाया था बायोमोलिक्यूल में। तो एंजाइम सपोज करो ये एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम के बीच में क्या होता है, एक एलिमेंट डाल दिया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम वाला क्या कर रखा है, इसके साथ बाइंड कर रखा है, इस एंजाइम के साथ क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है, इसको स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है ताकि ये लहरा के जुल्फा के गिर ना जाए। ये तो गाना बजने लगेगा, लहरा के जुल्फा के, तो गाना है ना वो आजकल बहुत चल रहा है, शरारा शरारा, तो वो उस तरह का होने लगेगा। तो टू सपोर्ट दैट स्ट्रक्चर हमको क्या चाहिए, बीच में एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट चाहिए। वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या करता है, इस एंजाइम को सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोफैक्टर। और पूरी इस एंजाइम इंक्लूडिंग दिस कोफैक्टर इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। समझ में आया। होलो एंजाइम इज इक्वल टू
कोर एंजाइम प्लस कोफैक्टर बोल सकते हैं, कोफैक्टर ये तो बोल ही सकते हैं। होलो एंजाइम मतलब ये पूरा एंजाइम में क्या आएगा, कोफैक्टर भी आएगा, और ये ब्लैक वाला का नाम क्या दे दो, कोर एंजाइम दे दो। तो कोर एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे। सिमिलरली जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके अंदर में जो कोफैक्टर होता है वो होता है सिग्मा कोफैक्टर, उसका नाम है सिग्मा फैक्टर, इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है इनिशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आगे चल के समझ में आएगा, एक बार के लिए मैं चाहता हूँ तुम खाली टर्म्स से एक बार गो थ्रू हो लो। कोर एंजाइम जो होता है वो मेन आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये अपना एक्शन तब करता है जब सिग्मा फैक्टर अपना काम तमाम करके निकल चुका होता है। मैं समझाऊंगा ये क्या होता है, बस एक बार के लिए याद रखना। मैंने तुमको क्या सिखाया, मैंने तुमको ट्रांसक्रिप्शन में ये सिखाया कि भैया देखो, एक होता है आरएनए, वो बनता है डीएनए के ऊपर में। कोई मुझे आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए, मुझे एक लौता एंजाइम चाहिए जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए पॉलीमरेज के दो यूनिट होते हैं, एक होता है कोफैक्टर और एक होता है कोर एंजाइम। कोर एंजाइम जो होता है वो मेन एंजाइम होता है, और एक होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। उसका काम है सिर्फ इनिशिएशन में, मतलब जब आरएनए को सिंथेसाइज करूंगा मैं डीएनए से, तो खाली शुरुआत में मुझे सिग्मा फैक्टर का तड़का चाहिए। बाद में सिग्मा फैक्टर को जैसे हटाऊंगा, आरएनए पॉलीमरेज जो अपना कोर एंजाइम है अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्या क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं यूकेरियोट के बारे में बात करूं तो यूकेरियोट में मुझे अगर आरएनए सिंथेसिस करना तो डीएनए पॉलीमरेज क्यों लूंगा मैं? यूकेरियोट में आरएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है, यूकेरियोट में आरएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है। तो यूकेरियोट में आरएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं। किसके लिए नहीं होता? डीएनए के लिए नहीं होता है, लेकिन आरएनए सिंथेसिस में तो आरएनए पॉलीमरेज होगा। समझ में आया ये चीज़? अगर मुझे सिर्फ डीएनए बनाना है, मुझे अगर डीएनए से डीएनए बनाना है यानी डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तो मैं डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करूंगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकेरियोट हो, एक्सेप्ट प्राइमर सिंथेसिस इन द प्रोकैरियोट व्हिच इज डन बाय व्हाट? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए सिंथेसिस वी नीड ओनली वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज, एंड इन द प्रोकैरियोट that RNA polymerase is single, and in eukaryote that RNA polymerase is of three types: RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। समझ में आ गया ये चीज़? आरएनए पॉलीमरेज। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ना, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मेरा मोटो बता देता हूँ। मैं डीएनए से मुझे बनाना है आरएनए। ये आरएनए एमआरएनए भी हो सकता है, टीआरएनए भी हो सकता है, आरआरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आरआरएनए मुझे बनाना है तो मतलब ये जो डीएनए है ये एनओआर रीजन के पास का होना चाहिए, और यहाँ पे जो मुझे एंजाइम चाहिए वो मुझे चाहिए आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम इन यूकेरियोट मेक्स द आरआरएनए। समझ में आ गया? आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए बनाएगा। क्या क्लियर है ये चीज? 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। मैंने तुमको सिखाया था फंक्शन पीएमटी। ये पीएमटी किसका फंक्शन था? ये फंक्शन था राइबोसोमल यानी आरआरएनए का फंक्शन था ये पीएमटी। पीएमटी किसका फंक्शन था? आरआरएनए का फंक्शन था। यहां मैं तुमको सिखा रहा हूं आरएमटी। वहां पीएमटी था। पीएमटी इज द फंक्शन। आरएमटी मतलब हो गया तुम्हारा आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? टीआरएनए बनाता है। और साथ साथ ये 5S सब यूनिट भी बनाता है। देखो यहाँ पे मैंने 5S कहीं नहीं लिख के रखा, मतलब आरआरएनए का जो 5S सब यूनिट होता है वो कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बट खाली ये याद रखना होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है। हाँ, अगर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है ये चीज़ तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर याद करने का तरीका मैं बताऊं तो जितना भी 8 वाला चीज़ है वो सब आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा, 5S कौन बनाएगा? टीआरएनए बनाएगा, और सेकंड नंबर तो बीच का यानी एमआरएनए बनाएगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? चलो यही था। मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ इस पेज में आरएनए पॉलीमरेज का इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें एंजाइम का इंट्रोडक्शन दिया है कि एंजाइम के ऐसे सब यूनिट होते हैं, इतने तरीके के एंजाइम प्रोकैरियोट में होते हैं, इतने तरीके के एंजाइम यूकेरियोट में होते हैं, एंड नथिंग एल्स। मैंने तुमको उस एंजाइम का फंक्शन बता। स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने ना डीएनए का एक थ्रेड बनाया, ठीक है। डीएनए का थ्रेड में तुम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम रीजन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
एमआरएनए का सिंथेसिस जिस स्ट्रैंड पे, देखो किस स्ट्रैंड में मैंने किया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे किया है मैंने एमआरएनए को मैंने कहाँ बनाया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाया है। मतलब अगर मैं नीचे का बेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम मानूं तो इसके ऊपर में जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और उसके ऊपर मैं अगर एक और स्ट्रैंड मानूं तो वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। समझ में आया? तो आरएनए सिंथेसिस भी होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। समझ में आया? विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोडिंग स्ट्रैंड, देखो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, नीचे वाला स्ट्रैंड का नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड, ऊपर वाले नाम का नाम दे दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये चीज समझ में आया? डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर में हम एमआरएनए को बनाते हैं या आरआरएनए या टीआरएनए को बनाते हैं। ठीक है, मुझे बताओ जब मैं टीआरएनए एमआरएनए को बनाऊंगा तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा नाइट्रोजनस बेस पेयर सेम कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा आरएनए का सीक्वेंस? जैसे मान लो यहाँ पे अगर एडेनाइन है तो जो मैं एमआरएनए बनाऊंगा यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे गुआनिन रखता हूँ नाइट्रोजनस बेस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड तो यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो वी आर मेकिंग द mRNA on the template strand. We are using the template strand for the synthesis of what? For the synthesis of mRNA, right? एंड अब तुम गौर से देखोगी क्योंकि ये स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस ए जी जी है सपोज करो, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए की जगह थाइमिन, जी की जगह सी, जी की जगह सी, और सपोज करो इधर है तुम्हारा सी, फिर है तुम्हारा टी, तो यहाँ पे हो गया जी, यहाँ पे हो गया ए। तुम गौर से समझना यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, गुआनिन की जगह तुम्हारा थाइमिन की जगह हो गया एडेनाइन। तो मतलब तुम गौर से देख सकती हो कि जो तुमने एमआरएनए बनाया है और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उन दोनों का, एमआरएनए का और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उन दोनों का सीक्वेंस एक जैसा है, खाली थाइमिन की जगह यूरासिल आ चुका है। तुमने एमआरएनए बनाया टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तुम खुद बताओ ये चीज, टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए भी है और उसका कोडिंग स्ट्रैंड, ये दोनों ही तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो एमआरएनए का जो होगा सीक्वेंस वही तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा, क्योंकि दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। लेकिन एमआरएनए में जो यूरासिल आएगा उसकी जगह यहाँ पे थाइमिन आएगा, क्योंकि ये डीएनए चल रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड किसको बोलते हैं? जिसका देखा देखी हम क्या बोलते हैं, मतलब वो आइडेंटिकल लगे एमआरएनए से, उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। अगर आइडेंटिकल जिस स्ट्रैंड के लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो जो डायरेक्शन होता है आरएनए सिंथेसिस का, उसका डायरेक्शन हमेशा हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड को देख के ही बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो हम कहते हैं कि आरएनए भी कहाँ से बना है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना है। क्या बात क्लियर है? हम जब भी बात करेंगे, अब और सुनो मेरी बात, ठीक है? ये जितना भी देखो, अब ये डीएनए के पास इतना समझ में आ गया। व्हाट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, व्हाट इज द कोडिंग स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिससे एमआरएनए हम बनाते हैं और जो हूबहू लगता है कोडिंग स्ट्रैंड के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूरासिल विच इज रिप्लेस्ड बाय द थाइमिन इन द कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आ गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग मास्टर स्ट्रैंड बोलते हैं, इसी का नाम है एंटी सेंस स्ट्रैंड, और सेंस स्ट्रैंड कौन सा है? कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए के पास कुछ रीजन्स होता है। क्या होता है? कुछ एरिया होता है। कौन सा एरिया है? देखो, इसका नाम दे दिया प्रमोटर और इसका नाम दे दिया टर्मिनेटर। क्लियर है ये चीज? प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, ये रीजन होता है डीएनए में। जैसे मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था इंट्रॉन और एक्सॉन, 2 चीज बताया था। वो तो जीन था ना, याद है? वो जीन था, और मैंने तुमको कहा था कि है ना एक प्रमोटर बोल के भी एक एरिया होता है जो जीन नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन कोडिंग रीजन, नॉन ट्रांसक्रिपेबल, नॉन ट्रांसलेबल बताया था। देखो, प्रमोटर वाला बताया था नॉन ट्रांसक्रिपेबल एंड नॉन ट्रांसलेबल, नॉन कोडिंग रीजन, प्रमोटर रीजन बताया था। ये जीन नहीं होता है, ये डीएनए में तो होता है, बट ये जीन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बीच में कौन आ गया? स्ट्रक्चरल जीन आ गया। पहले कौन आ गया? प्रमोटर आ गया, और आखिरी में कौन आ गया? टर्मिनेटर। तो वैसे ही प्रमोटर और टर्मिनेटर भी क्या है? प्रमोटर और टर्मिनेटर भी उसका पार्ट नहीं है। समझ में आया? जीन का पार्ट नहीं है। इसका रोल होता है तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस में।
कैसे रोल होता है हम लोग समझेंगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये प्रमोटर रीजन किस एंड पे होता है, 5 प्राइम एंड पे होता है कि 3 प्राइम एंड पे होता है। हम लोग इसका फैसला करते हैं कोडिंग सेंस से, कोडिंग रीजन से फैसला करते हैं। तो प्रमोटर रीजन हमेशा कोडिंग के सेंस में बोलेंगे जो भी आंसर आएगा, तो वो 5 प्राइम के पास मौजूद है, और टर्मिनेटर कहाँ मौजूद है, 3 प्राइम के पास मौजूद है। और वही जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है जहाँ पे हमारा जीन प्रेजेंट होगा, चाहे इंट्रॉन हो चाहे एक्सॉन हो, वो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होगा। क्या बात क्लियर है, क्या स्ट्रक्चर क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन यही आएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डेफिनेशन मत लिख के आना, बच्चे यही करते हैं, बोलते यूनिट कुछ होता होगा, यूनिट को 1 मान लो, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। तो एक काम करो, ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन पूछ रहा है, वो बोलता है कि ये ना mRNA बना दो, डीएनए को, उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नहीं 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 नहीं, ट्रांसपोर्टर प्लस स्ट्रक्चरल जीन प्लस टर्मिनेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, इंक्लूडिंग द कोडिंग स्ट्रैंड एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज इट क्लियर व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ये यूनिट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर है? ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डेफिनेशन देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम विच mRNA विल बी ट्रांसक्राइब्ड। इट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर रीजन बोला है, टर्मिनेटर रीजन बोला है, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर जीन नहीं बोला है, प्रमोटर रीजन बोला है, ठीक है। टर्मिनेटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल जीन, समझ में आया? टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, अब देखो एक और चीज, स्ट्रक्चरल जीन किसका पार्ट है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्ट्रैंड का पार्ट है कि कोडिंग स्ट्रैंड का है? स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्ट्रैंड का पार्ट है, क्योंकि उसी को देखा देखिए हम लोग क्या बना रहे, mRNA बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं स्ट्रक्चरल जीन इसे प्रेजेंट नहीं होता, कोडिंग स्ट्रैंड में होता है, बट हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर में अगर चर्चा करें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? स्ट्रक्चरल जीन इज अ पार्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, रिकॉग्निशन साइट एंड अटैचमेंट साइट्स आर लोकेटेड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या है? मैंने तुमको प्रमोटर रीजन बताया, मैंने तुमको टर्मिनेटर रीजन बताया, मैंने तुमको स्ट्रक्चरल जीन का रीजन बताया। जो ये प्रमोटर रीजन है ना, ये प्रमोटर रीजन के पास कुछ साइट्स होती हैं, जैसे रिकॉग्निशन साइट है और अटैचमेंट। रिकॉग्निशन मतलब देखना समझना, और अटैचमेंट मतलब फिर देख समझ के जाके अटैच करना। मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है। प्रमोटर रीजन के पास तुमको ये सब तुमको देखने को मिलेगा। रिकॉग्निशन और अटैचमेंट साइट कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही लोकेटेड होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे लोकेटेड होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का कोई रोल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में। देखो, कोडिंग जीन और नॉन कोडिंग में बहुत फर्क है। कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, वो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है, बट कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है उसका कोई रोल नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में। न्यूक्लियोटाइड ओवर दिस स्ट्रैंड इज सिमिलर टू द कोडॉन सीक्वेंस ऑन द mRNA एक्सेप्ट थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरासिल। क्लियर है ये लाइन? बाबा क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा, डायरेक्शन ऑलवेज गिवन इन रेफरेंस टू द कोडिंग रीजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने 2 स्ट्रैंड के बारे में जाना, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमने ये जाना कि स्ट्रक्चरल जीन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, जो हमारा क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन और अटैचमेंट साइट होता है, वो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है। फिर हम मानते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड में हमने देखा कि इसका कोई रोल नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन पे। 2 स्ट्रैंड देख लिया, अब रीजन के बारे में आते हैं। प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और तुम्हारा कौन सा, स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर रीजन के पास क्या होता है? रिकॉग्निशन और अटैचमेंट साइट होता है फॉर द RNA पॉलीमरेज, एंड इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, जो मैंने कुछ देर पहले बताया है तुमको। फिर टर्मिनेटर रीजन जो होता है, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड, ठीक है, बताया हुआ ये चीज। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर रीजन। एक चीज खाली इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि रिकॉग्निशन साइट और अटैचमेंट साइट किसके लिए है? RNA पॉलीमरेज के लिए है। मतलब ये है कि जो प्रमोटर रीजन है वहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, कुछ अटैचमेंट साइट्स होंगी फॉर द एंजाइम RNA पॉलीमरेज, एंड RNA पॉलीमरेज हैज डी नोवो एक्टिविटी। डी नोवो एक्टिविटी का मतलब आगे चल के समझ में आएगा। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़े। ये जो मैंने DNA बनाया, ये DNA का स्ट्रैंड जो मैंने बनाया, ये यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों के लिए अभी तक तो वैलिड है।
ये अपने खुद से बना हुए प्रोमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्टैंड में प्रेजेंट होता है, एंटीसेंस स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट, सब क्लियर होना चाहिए सब चीज़, ठीक है। मैंने तुमको दो साइड बताई, एक है रिकॉग्निशन साइट और एक है अटैचमेंट साइट, ठीक है। अब मैं इधर बात करूंगा प्रोकैरियोट के बारे में और यूकैरियोट के बारे में, राइट। दो साइट के बारे में जानना है, एक है रिकॉग्निशन साइट और एक है अटैचमेंट साइट। ये क्या होता है? कैसे? देखो, आरएनए पॉलीमरेज तो भटक रहा है, आरएनए पॉलीमरेज का काम है आरएनए को बनाना, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कि कहाँ पे जाना है डीएनए के? समझ रहे हो मेरा बात? जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था, वहाँ पे हेलिकेज को कैसे पता था कि उसको वहाँ पे काटना है, क्योंकि वहाँ पे एटी रिच रीजन था जहाँ पे हेलिकेज उसको आइडेंटिफाई करता था। सिमिलरली वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं बाबू, इसी का क्या करना है, सबसे पहले हमको इसी साइट का हमको क्या करना है, मतलब आरएनए बनाना इसी साइट पे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज पहले करेगा, फिर उसके बाद वो अटैच करेगा। समझ में आ रहा है तुमको? तो आरएनए पॉलीमरेज भटकता रहता है डीएनए के आसपास कि उसको क्या बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के केस में जो रीजन होता है उसका नाम है TTGACA। बता रहा हूँ कैसे याद करते हैं इसको, TTGACA। ये 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है, 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम। और जो अटैचमेंट साइट होता है वो होता है TATAAT। इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स नाम सुनी होगी, मैम बताई होगी टाटा बॉक्स क्या होता है, मैम भी नहीं सुनी टाटा बॉक्स, ठीक है कोई बात नहीं। 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर, 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर अपस्ट्रीम। सुनो मेरी बात, अपस्ट्रीम मतलब और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब होता है इस साइड जाने को अपस्ट्रीम कहते हैं, इस साइड जाने को कहते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम मतलब इस, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट वैसे रिवर में आता है। रिवर और मैन जब प्रॉब्लम फिजिक्स में करते हैं, अपस्ट्रीम मतलब इस छोर या तो उस छोर, अपने ही छोर पे हो तो उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे, दूसरे छोर पे रहेगा तो डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। इस साइड जाने को अपस्ट्रीम कहेंगे, उस साइड जाने को डाउनस्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम, इसका मतलब क्या होता है 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम? इसका मतलब ये है कि ये जो प्रमोटर रीजन है ना, इस प्रमोटर रीजन के 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम ले आओ। मतलब इस प्रमोटर रीजन से तुम 1 2 3 4 5 6 7 अप टू करते 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 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम तक आ जाओ। वहाँ पे तुमको ये सीक्वेंस मिलेगा। कौन सा सीक्वेंस? TTGACA। कौन सा? TTGACA। कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? मेरे साथ बोलो क्या मिलेगा? TTGACA। क्या मिलेगा? ऐसे प्रोनाउंस करना, तुमको प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। TTGACA सीक्वेंस मिलेगा। ये सीक्वेंस अगर दिख गया आरएनए पॉलीमरेज को, तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर देगा कि नहीं, यहीं से ही मुझे काम स्टार्ट करना है, ठीक है। रिकॉग्निशन पहले से हो जाएगा, 35 बेस पर पहले से ही रिकॉग्नाइज करके बैठा है। फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ट्रेस करेगा। जैसे कि क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर किसी आतंकवादी को मारना है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि सीधा अटैक कर दो। पहले हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट से दूर से उसको देखते हैं, सैटेलाइट से 400-500 किलोमीटर ऊपर से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, गतिविधियाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम अपने सोल्जर्स को वहाँ पे भेजते हैं ग्राउंड से, फिर हमारा सोल्जर क्या करता है, वहाँ पे मारता है। सिमिलरली 35 बेस पर अपस्ट्रीम पे तो क्या हो रहा है, सिर्फ रिकॉग्निशन हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज खाली दूर से सर्विलियंस कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे पास आएगा और उसको कंफर्मेशन मिल जाएगा 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर अपस्ट्रीम में। 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर अपस्ट्रीम पे उसे ये सीक्वेंस मिलेगा। कौन सा? टाटा AT। कौन सा? टाटा AT। मेरे साथ बोलो, ऐसे ही बोलना है, ये तो याद नहीं होगा ये चीज। बोलो टाटा AT, टाटा AT, टाटा AT, ऐसे ही बोलना है, क्योंकि आगे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टाटा बॉक्स। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इस सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई कर लिया और ये इसका अटैचमेंट साइट हो गया। समझ में आ गया आरएनए पॉलीमरेज? और यहाँ पे वो क्या करेगा, आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ये चीज? तो प्रमोटर रीजन के पास कौन सा सीक्वेंस होता है? रिकॉग्निशन साइट और अटैचमेंट साइट। ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है तुम्हारा प्रोकैरियोट के लिए। क्लियर है ये चीज? यूकैरियोट के लिए भी क्या होता है समझना। यूकैरियोट,
जाहिर सी बात है ना यार, रिकॉग्निशन साइट तो दूर ही होगा, अटैचमेंट साइट थोड़ा पास होगा। टैट इज बेस पेयर अपस्ट्रीम, दूर से रिकॉग्नाइज करते हैं, अटैच तो पास में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यूकोरियोट के केस में 60 to 100 बेस पेयर, 60 ये तुमको याद नहीं रहने वाला है वैसे, 60 to 100 बेस पेयर अपस्ट्रीम रहता है जीसी बॉक्स, और 70 बेस पेयर अपस्ट्रीम रहता है तुम्हारा कार्ट बॉक्स, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है गोल्डबर्ग, रुको, कार्ट बॉक्स होता है, इसका नाम है गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। और 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम तुमको क्या मिलेगा, टाटा टैट, या तुमको मिलेगा टाटा ट्रिपल ए, बता रहा हूँ। प्रोकैरियोट के केस में एक होता है रिकॉग्निशन साइट और एक होता है अटैचमेंट साइट, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट कौन सा साइट होता है, रिकॉग्निशन साइट है तुम्हारा कौन सा, बोलो, TTGACA, कौन सा, TTGACA। अटैचमेंट साइट कौन सा, टाटा AT, ठीक है। साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, मतलब इस तरह का सीक्वेंस तुमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, कार्ट बॉक्स बोलेंगे। कार्ट बॉक्स का नाम है गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। ये बॉक्स मतलब क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होता है, उसको बॉक्स बोलते हैं। बॉक्स मतलब डिब्बी, इतना सारा सीक्वेंस मिलेगा तो तुमको डिब्बी बोल सकते हो, मतलब इतना सेगमेंट ऑफ DNA है, इतना बड़ा डिब्बी, माचिस का डिब्बी की तरह, कार्ट बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अटैचमेंट साइट कौन सा होता है, 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है, जिसका नाम है टाटा टैट। उधर क्या था, टाटा AT, यहाँ पे क्या है, टाटा टैट, या इसमें नाम क्या है, टाटा ए, क्या है, टाटा ए। चीज़ों को याद करना है बड़ा सिंपल से। अगर मैं प्रोकैरियोट के बारे में बात करूं और सिर्फ अटैचमेंट साइट के बारे में बात करूं तो वहाँ पे टाटा AT, कितना बेस पे, 10 नाइट्रोजनस बेस पर अपस्ट्रीम। यूकोरियोट के केस में 20 नाइट्रोजन, डबल हो जाता है, 20 नाइट्रोजन बेस पर अपस्ट्रीम में तुझे क्या मिलेगा, टाटा ए। समझ में आ गया। तो जो ये अटैचमेंट साइट होता है प्रोकैरियोट में, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, उसको क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। बोर्ड में अगर ये लिख के आ गई ना, 100 में 100 आने से कोई नहीं लग सकता तुमको। पहला ही क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन का लिख के आना, टाटा बॉक्स, एग्जामिनर खुश। दूसरा लिख देना गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स, एग्जामिनर और खुश। उसका खुशी का ठिकाना नहीं कि लड़की पढ़ के आई, एग्जामिनर को भी नहीं पता है बॉक्स, वो बोलेगा नहीं पक्का है बॉक्स, फिर वो सर्च करेगा पहले गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स होता क्या है, एग्जामिनर जो होगा। तो गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स क्या होता है, टाटा बॉक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो वो तुमसे ये पूछेगा कि जो टाटा, ये जो होता है ना 20 नाइट्रोजनस बेस पेयर अपस्ट्रीम, इसमें होता है, और प्रोकैरियोट में होता है ये। प्रोकैरियोट में जो नाम है इसका, एक सेकंड और नाम बता देता हूँ, ये सब बोर्ड्स में आंसर लिखने के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसमें बोलते हैं इसको प्रिबनाउ बॉक्स, PRIB, प्रिबनाउ बॉक्स बोलते हैं इसमें, ठीक है, अटैचमेंट साइट। इस केस में हम लोग जो है इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स या गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स, मतलब टाटा बॉक्स 2 बार है। टाटा बॉक्स, देयर इज अ कंफ्यूजन, व्हाट इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स तुम्हारा प्रोकैरियोट का अटैचमेंट साइट को भी बोलते हैं, और यूकोरियोट का रिकॉग्निशन साइट में भी टाटा बॉक्स या गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये बॉक्स समझ में आ गया। मैंने ये बॉक्स कहाँ पे बताया, इतना सारा बॉक्स रिकॉग्निशन टाइप, मैंने प्रमोटर रीजन के बारे में बताया, मैंने तुमको टेम्पलेट स्टैंड अलग से पढ़ा दिया, मैंने तुमको कोडिंग स्टैंड पढ़ा दिया, मैंने तुमको प्रमोटर रीजन पढ़ा दिया। अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म तो अभी तक ही नहीं आया, अभी 38 मिनट हुआ है पढ़ाते वक्त, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म तो अभी तक नहीं आया, बट समझना जरूरी है ये सब चीज़ें। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक, अगर तुम समझो कि RNA पॉलीमरेज, सब टीचर रटवा देते हैं कि यार RNA पॉलीमरेज आया, वो एक्शन कर दिया, बट आपका एक माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना कि RNA पॉलीमरेज पर्टिकुलर इसी साइट पे क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी, इसीलिए वहाँ पे वो आया RNA पॉलीमरेज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। ये बार बार लिखा चुका हूँ कि ये जीन जो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर पार्ट, ठीक है। टर्मिनेटर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द 3' एंड, खत्म।